ये जो कहानी है ना, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको शेयर किया है, जिनका नाम अजय है। यहाँ पे हमने उनका नाम चेंज करके रखा है। तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हो। ईमेल आईडी है vishnuchandrakar201@gmail.com। तो आगे की जो कहानी है हम अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो चलो कहानी को करते हैं स्टार्ट। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर था, पुराने बरगद के पेड़ के पास। पेड़ के ठीक नीचे एक पुराना कुआं था, जिस पर लकड़ी की परतें और जाली पलंगी रखी जाती थी ताकि कोई गिर न पड़े। बचपन में हम उसे खेल का मैदान समझते थे। फिर बड़े होकर मैंने शहर चला जाना उचित समझा, नौकरी, पढ़ाई, फिर शादी। पर हर साल एक बार मैं अपने गांव लौट आता था, पुराने रिश्तों को जोड़ने, पुराने दोस्तों से मिलकर। वह साल भी ऐसा ही था। गांव में बारिश देरी से आई थी, हवाएं ठंडी थीं और रातें भारी। फिलहाल मैं अपने बचपन के दोस्त मोनू और उसका परिवार देखने गया था। मोनू का घर उसी बरगद के पास था। दोनों के बीच वही पुरानी यारी थी, झटपट बातों में हंसी, पुरानी यादों के किस्से। रात ढले हम तीनों, मैं, मोनू और उसका छोटा भाई बबलू, बार बार वो कहानी दोहराने लगे जो बचपन में सुनते थे। कुएं के नीचे जो रहता है। गांव वालों ने हमेशा कहा था कि कुएं के नीचे कुछ है, कोई आत्मा, कोई साया, या कोई पुराना आदमी जिसने अपने पैसे दफना रखे थे। बचपन में यह सब मजाक लगता था, पर इस बार बातों का तासीर अलग था। मोनू की आंखें गंभीर थीं और बबलू की आवाज में कंपन। यार, तेरे पापा ने कल कहा कि कुएं के पास से रात में रोशनी निकली थी, मोनू ने धीरे कहा। मैंने हंसते हुए कहा, अभी तक गांव में बिजली नहीं आई होगी क्या? कौन रोशनी कर रहा? बबलू ने मुंह मोड़ लिया। मैंने भी देखा था। ऐसा लगा जैसे कोई लाल नीली रोशनी ऊपर से नीचे जाती है, फिर गायब हो जाती है। हम हंसे, पर दिल में एक अजीब सी ठंडक रही। अगले दिन सुबह मोनू और मैं कुएं के पास गए, सिर्फ इसलिए कि बचपन की स्मृतियां ताजा कर लें। लकड़ी हटी हुई थी और कुएं का ढक्कन आधा खुला पड़ा था। ऊपर से देखने पर वहां कुछ भी असाधारण नहीं दिखाई देता था। पानी भी सूखा हुआ, नीचे की दीवारों पर परतें पड़ी हुई। पर जैसे ही मैंने हाथ से एक पत्थर हटाया, हल्की सी हवा बाहर निकली, ऐसा ठंडा जैसे किसी ने लंबे समय तक प्रेतात्माएं सांस रोकी हों। रात आते आते मोनू के चेहरे पर बेचैनी बढ़ती गई। उसका परिवार कह रहा था कि शाम को कोई रोशनी फिर से दिखाई दी। गांव के बुजुर्ग घरों से झांकते, चुप्पी बनी रहती, मानो कोई चीज सुनने के लिए कान थामकर बैठी हो। रात करीब 12 बजे बबलू अपने कमरे से अचानक बाहर निकला और फुसफुसाता हुआ बोला, मैंने सुना है कि कुएं से किसी की आवाज आई। मोनू की मां ने उसे डांटा, रात में ऐसे बातें मत करना, अंधेरा, आखिर लोग सुनकर डर जाते हैं। पर डर वहां था, गहरा, बिना कारण का, और वह हमारे घर के साथ चिपक गया। तीसरी रात बारिश शुरू हो गई। बिजली का झरना तेज था। मैं कमरे में सो रहा था कि अचानक दरवाजे के बाहर बबलू की चीख सुनाई दी, तेज, कर्कश। मैं, मोनू और मोनू की मां सब दौड़े। बबलू कमरे से बाहर फर्श पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, हाथ पैर कांप रहे थे। वहने मेरे नाम लिया, बबलू हकलाया। नीचे कुएं से आवाज आ रही थी, अजय, अजय। मेरा नाम। मैं ठिठका। गांव की हवा जैसे जम गई। मोनू ने कहा, यह तो बकवास है, बच्चे डरकर कहानी बना लेते हैं। चलो अब सोते हैं। पर मैं नहीं सो सका। मेरी नाक के नीचे एक ठंडी गांठ सी बन गई थी। रात में मैं उठा और अकेले कुएं के पास गया। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं। मेरी पलकों पर नींद नहीं थी। मैंने पुकारा, कौन है नीचे? बस बारिश का ही जवाब मिला। पर तभी बिल्कुल साफ सुनाई दिया, किसी ने धीमी, सूनी हुई आवाज में कहा, ऊपर मत आओ।
मेरी रूह थम सी गई। बाहर की हवा जैसे और भी भारी हो गई। मैं भागकर घर वापस आया और दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगले सुबह गांव के कुछ बुजुर्ग अपने पोले लेकर आए और उन्होंने कहा कि कुएं के पास से पुरानी मिट्टी वाली गंध आ रही है, जैसे किसी ने दफन किया हो। मैंने कहा, चलो खुद मालूम करते हैं। मोनू ने विरोध किया, पर मैं अड़ा रहा। हमने निर्णय किया कि शाम को, जब गांव के चौपाल वाले भी हमारे साथ हों, हम कुएं खोदवाएंगे। कुछ पुरुष साथ आए, कुल मिलाकर 5। शाम को सब इकट्ठा हुए और उन्होंने मशीन या जुताई से नहीं, बल्कि हाथों से धीरे धीरे मिट्टी खोदी, परंपरागत तरीके से। यहाँ कुछ अलग था। मिट्टी से निकलते समय एक तेज ठंडक उठती थी और पुरुषों के हाथ कांपते। एक बूढ़ा नगरिया स्त्री रो रही थी, कह रही थी, कुएं के नीचे जो दफन है वो किसी का अंतिम सांस नहीं है, वो यहाँ से बाहर आना चाहता है। जैसे जैसे खोदा गया, हमें ढेर सारी पुरानी चीजें मिली। एक टूटा हुआ तांबे का घंटा, एक छोटा धातु का कटोरा और एक मोहर पर लिखा पुराना नाम रामदास। पर इससे भी अजीब बात थी, मिट्टी में बार बार छोटे छोटे निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचा किया हो। फिर अचानक जमीन पर खून जैसा कुछ नहीं, पर गाढ़ा मिट्टी जैसा द्रव बहा। सबने पीछे हटकर कहा कि यह ठीक नहीं है। मोनू के पिता ने प्रार्थना करवाई और वृद्धों ने कहा कि सुबह तक इस जगह पर किसी को रात में नहीं आना चाहिए। पर रात आना था और किसी को नहीं पता था कि किसे रोकना है। रात में एक अजीब धुंध छा गई। मैं सुनता रहा कि कुएं से धीमी धुन सी आती है, जैसे किसी ने घंटा बजाया हो, पर बिना किसी हाथ के। बबलू फिर से चीखा, इस बार वह बहस कर रहा था। मुझे बचाओ, वह चाहता है कि मैं नीचे जाकर उसे साथ लाऊं। वह कहता है कि वह अकेला है। मोनू ने पलंग से कूदा और बबलू को गले लगा लिया, पर बबलू के हाथ पैर ठंडे थे। उसने फिर कहा, वह कहता है नीचे बाहर है, बाहर अकेला है, उसे घर चाहिए। मैंने फैसला किया कि अब और नहीं, यह कहानी मेरे हृदय को तोड़ देगी। मैंने मोनू से कहा कि हम गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। पर मोनू ने कहा, नहीं, हमें पहले यह जानना होगा कि कौन है। अगर हम भागेंगे तो यह और भी भयानक बनकर पीछा करेगा। मैं चुप था, पर सच कहूं तो दिल में भागने की तमन्ना जल रही थी। पर आखिरकार हम रात को गांव के चौबारे पर कुछ लोगों के साथ खड़े रहे और पहरे पर रहे। किसी ने मोमबत्ती जलाई और पूजा करवाई। रात के 3 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। एक तेज हवा उठी और किसी ने घंटी की आवाज फिर से सुनी। गांव वाले थर्रा उठे। कुएं से कोई साया बाहर निकला नहीं। साया कहना सही नहीं होगा, वह जैसे कोई पतला सा आंच का रूप था, हवा में तैरता हुआ। उसकी लंबी सी उंगलियां थीं और आंखें, 2 गहरे गोले जो देखते ही मन को चिरभेदती हैं। साया धीरे धीरे हमारे पास आया और ठहर कर बोला, मैंने बुलाया, पर कोई नहीं आया। उसकी आवाज में गूंज थी, न मानो हवा, न मानो कोई जीवन। मोनू की मां कांप उठी और बोली, तू कौन है? यहाँ क्यों? साया ने कहा, नाम तो मेरा रामदास है। मैंने जिंदगी में बहुत चोरी की, बहुत गलत किया, पर मरने के बाद लोगों ने मुझे यहाँ दफना दिया और भूल गए। अब मैं बाहर हूँ। मुझे घर चाहिए। हमने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर। मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। मैं समझ गया, यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह किसी गलत काम का परिणाम थी और अब वह बदला लेने की आग लिए था। बात तेजी से बगली में बदल गई। गांव के कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ चिल्लाने लगे। साया ने एक एक कर लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। जो निकट आते थे
वे अचानक से कुएं की ओर खिंच जाते और जैसे ही उनकी त्वचा कुएं की ठंडी हवा के संपर्क में आती, वे अस्वस्थ होकर गिर जाते। हमने प्रार्थना की, मंत्र बोले, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तब बूढ़े पंडित जी बोले, यह आत्मा अपनी दास्तान सुनाना चाहती है। उसे उसकी कहानी सुननी होगी। हर आत्मा को अपनी कहानी कहने पर शांति मिलती है। हमने मोनू को कहा कि जाकर रामदास की दास्तान सुनाए। मोनू कांपते हुए कुएं के पास गया और बोला, बताओ जो भी कहना है। और तब रामदास ने अपनी कहानी बताई। एक पुराना किसान था जिसने अपने जीवन में बहुत दुख देखा था। उसकी पत्नी का देहांत हुआ, बच्चे भूखे रहे, लोग उसे ताना दिया करते थे। उसने चोरी करना शुरू किया, दुकानें, घर, और जब पकड़ा गया तो लोग उसे गांव से निकालना चाहते थे। वह कुएं के पास चला गया और खुद ही अपना जीवन समाप्त कर लिया। गांव वालों को डर लगा तो उन्होंने उसे कुएं में दफना दिया और फिर सब भूल गए। पर उसकी आत्मा दूसरे रूप में लौट आई, चोट खाया हुआ, अकेला और बदले की आग लिए। जब कहानी खत्म हुई, रामदास की आवाज में कुछ नरमी आई। वह बोला, मैं घर चाहता हूं, पर अब मेरा घर कोई मां नहीं दे सकती। तभी बबलू, जो चुपचाप वहां खड़ा था, धीमी आवाज से बोला, अगर हम तुम्हें कुछ दे दें, अगर हम तुम्हें किसी को अपना मान लें। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, बच्चा, मैं तुम्हें अपना बनाना नहीं चाहूंगा, पर मैं चाहूंगा कि तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। मेरे लिए एक दिया जलाओ हर साल इस कुएं पर, ताकि मेरी आत्मा को याद रहे कि किसी ने मुझे नहीं भूला। हमने बिना सोचे और डर के कुएं के पास हर साल दीपक जलाने की प्रतिज्ञा की। गांव वालों ने मिलकर कुएं के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बनाया और उस दिन से किसी ने भी रात में अजीब रोशनी न देखी। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मैंने महसूस किया कि रामदास केवल एक आत्मा नहीं था, वह उस दर्द का प्रतीक था जो हम भूलते हैं। उस रात के बाद भी कई बार जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे लगता है कि कोई धीमी सी आवाज मेरे नाम लेती है, पर अब वो विनती में होती है, न कि धमक में। मैं यह कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जानें, कुछ चीजें जो भूत और आत्मा के रूप में दिखती हैं, असल में उन भूल चुकी मानवीय आवाजों की प्रतिध्वनि होती हैं, जो कहते हैं, हमें याद करो, हमें घर दो। अगर आपको मेरे बताए हुए किस्से ने डराया हो, तो याद रखना, डर तब कम होगा जब हम उन लोगों की कहानियां सुनेंगे जिनको समाज ने नजरअंदाज किया। और अगर आप कभी अपने गांव के पुराने कुएं के पास दीपक जलाए, शायद आप किसी को घर दे रहे होते हैं।